नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 2020 में पूछे गए केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि निर्जल सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन क्या है जी? तो क्वेश्चन है कि निर्जल सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनती है। तो अगर हम सोडियम एसीटेट की बात करें तो फॉर्मूला होता है CH3COON। ठीक है, सोडियम एसीटेट है। और सोडा लाइम की बात करें तो सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। तो कह रहा है कि इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो साथियों, जब इसको गर्म किया जाता है तो मीथेन गैस बनता है और बनता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na2CO3 बनता है। क्या बनता है जी? Na2CO3 बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कौन सा बनता है, तो इसका बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? मीथेन है और ये Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, एसिटिलीन, C2H2 है, एसिटिलीन है और इथीन है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बात आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, सोडा लाइम जो है NaOH और CaO का मिश्रण होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्लोरीन का प्रयोग जो है ना, जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीबायोटिक, संक्रमण रोगों की दवा के रूप में, कि ज्वर नाशक के रूप में, कि प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन का उपयोग किसमें किया जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, क्लोरीन का उपयोग जो है प्रतिरोधी यानी कि प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस स्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा। कह रहा है कि एक धातु के बर्तन में दूध रखा है, ठीक है, गर्म दूध है, इसको ठंडा करना है तो किस स्थिति में जल्दी ठंडा होगा। जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, कि जब दूध का बर्तन बर्फ के सिल्ली पर रखी जाए। कह रहा है कि जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, कि जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए ऐसे कि उपयुक्त तीनों दिशाओं में ठंडा होने के लिए समान समय लगेगा। तो आंसर होगा आंसर नंबर सी, कि जब बर्तन के चारों ओर आप जब बर्फ रख दोगे ना, तो ये दूध के उष्मा को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, यानी दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है उसका नाम क्या है? वह होता है क्या, आपको बताना है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट की बोरेक्स। तो बच्चों इसका आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। और कोई पूछेगा कि लाल दवा का फार्मूला बताइए तो आप बोलिएगा KMnO4 होता है जी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, यहाँ पे बम लिखा गया है, इसको आप बम कर दीजिएगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है साथियों कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन, की तापीय अपघटन। तो बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, अगर विखंडन पे पूछा जाता तो विखंडन पे होता परमाणु बम। ठीक है, और संलयन पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन बम होता है, यानी H2। ठीक है, H बम होता है। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है आपको बताना है। न्यूट्रॉन के टूटने से, कि बीटा कणों के टूटने से, कि इलेक्ट्रॉन के टूटने से, कि प्रोटॉन के टूटने से। देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक होता है और ये टूट करके दो या दो से अधिक नाभिकों में, जैसे कि मान लेते हैं कि यूरेनियम है और इसमें हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करेंगे ना, तो ये टूट जाएगा किसमें? तो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है और न्यूट्रॉन ये पुनः मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, नाभिक टूटा तो यानी क्या टूटेगा? प्रोटॉन टूटेगा, नाभिक टूटेगा। ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है, तो या फिर आप आंसर ये भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन के टूटने से। आप आंसर इसी के साथ जाइएगा, न्यूट्रॉन के टूटने से। जब उसमें बम्बार्डिंग करता है तभी जाकर रिएक्शन हो पाती है। ए नंबर ऑप्शन। कह रहा है कि
तेलों के हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजनेशन है जी। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। देखिएगा आप पढ़े होंगे कि जब वनस्पति तेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है निकेल के उपस्थिति में तो वनस्पति घी बनता है। वनस्पति घी, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और ये किसके उपस्थिति में होती है? तो निकेल के उपस्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विधनात्मक आयन, देखिए एक आयन दिया हुआ है और आयन क्या है? तो M+2 है, यानी कि इस पे चार्ज 2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है जी? तो इसका सेल वाइज दिया है 2 8 14 दिया है। और कह रहा है कि इसमें परमाणु भार 26 है। 26 नहीं है जी, 56 है। परमाणु भार 56 है। तो सबसे पहले हम इसका देखिएगा, सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं क्या? तो परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। तो परमाणु संख्या से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो 14 8 14 8 कितना होता है जी? 14 8 22 और 2 24। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस भी किया होगा तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, यानी परमाणु संख्या अब रियल में कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है, और भार दिया है कितना? ए का मान दिया है कितना? 56 न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-P। तो ए का मान 56 और याद रखिएगा जेड जो है ना पी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 26। तो आप घटाओगे तो 30 आएगा, यानी 30 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ रेडियो एक्टिव तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होते हैं। कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है ना, रेडियो एक्टिविटी का गुण तब दिखाता है जब उसके परमाणु में होते हैं। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अस्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक। देखिए बच्चों, कोई भी एलिमेंट जो है ना रेडियो एक्टिविटी का गुण उसमें तब होता है ना जब उसमें अस्थायी नाभिक होते हैं। अस्थायी नाभिक होते हैं। तो ये अस्थायी नाभिक का ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड, क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है आपको बताना है। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पे जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस बनेगी आपको बताना है जी। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो CaH2 कैल्शियम कार्बाइड, और ये जल से अभिक्रिया करेगा। कैल्शियम कार्बाइड है और जल से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो जल से अभिक्रिया करेगा तो बनता क्या है? C2H2 बनता है। C2H2 बनता है और क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है और ये 2020 के अलावा भी और सारे एग्जाम। तो क्या बनता है? C2H2 बनता है। इसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन है। ठीक है, इसको इथाइन भी कहा जाता है। तो इथाइन नहीं है ऑप्शन में, तो एसिटिलीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि कौन सी अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, क्लोरीन, ब्रोमीन की फ्लोरीन। तो बच्चों अगर अधातु पूछेगा तो आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, अगर धातु पूछता तो आंसर हो जाता पारा, यानी Hg हो जाता। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में अधातु पूछा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डिटर्जेंट है आपको बताना है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बहुलक होता है। बेकेलाइट, ये भी बहुलक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम लैरिल सल्फेट, यही जो है डिटर्जेंट का काम करता है, इसी से डिटर्जेंट बनाया जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया में यहाँ पे थोरियम दिया हुआ है। कितना दिया है? थोरियम 90 है और यहाँ पे 228 इसका परमाणु संख्या है। कह रहा है कि इसमें ये बदल जा रहा है, किसमें? बिस्मथ में बदल रहा है 83 और ये 212। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें कितना अल्फा बीटा किरणें निकल रही है आपको बताना। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अल्फा किरण जब निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है, 2 की कमी होती है, मैंने माइनस होता है। अब बीटा कण निकलता है तो 1 की वृद्धि होती है। 1 की क्या होती है? वृद्धि, यानी परमाणु संख्या में 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 90 से 83 हुआ है
तो 90 से 83 होने में परमाणु संख्या में कितना कमी है? तो अगर हम परमाणु संख्या में कमी देखें तो 7 की कमी है। तो 7 का कमी का मतलब है कि इसमें से 4 को निकला होगा अल्फा कण। देखो तो 4 को निकलेगा तो 4 दूना 8 की कमी होगी, और एक बीटा कण निकला होगा। बीटा कण निकलने का मतलब क्या है? बीटा कण निकलने का मतलब है कि देखो 8 को कमी है, तो 8 को कमी करोगे तो ये तो 82 हो जाएगा। लेकिन अगर एक बीटा कण निकल जाएगा तो एक परमाणु संख्या जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 83। यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 गो अल्फा और 1 बीटा। देखिए कैसे, देखिए 4 गो अल्फा का मतलब होता है कि मास में परमाणु संख्या में 8 की कमी, और एक बीटा किरण निकलने से एक परमाणु संख्या में वृद्धि। तो देखो 8 निकलेगा ना, तो 90 से 8 होगा तो ये 82 हो जाएगा, और एक बीटा निकल जाएगा तो एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 83। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि C6H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक होते हैं, सभी एक बंद होते हैं कि एक त्रिबंध तथा एक द्विबंध होता है, कि एक द्विबंध होता है, कि एक त्रिबंध या दो द्विबंध होता है। देखिए C6H6, ठीक है, C6H6 का जो कंपाउंड होता है ना, उसमें डबल बॉन्ड होता है। C6H6 इसका नाम है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है ये, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं से भी नहीं होता है C6H6 में। तो आप लिख सकते हैं कि द्विबंध होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है। मेथिल आयोडाइड, ठीक है, मेथिल आयोडाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जो गैस बनती है वह होगी, कौन सी गैस होगी आपको बताना है। मेथिल आयोडाइड, ठीक है, तो देखिएगा मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है CH3I, ठीक है, और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करने में। तो ध्यान से देखिए, ये अभिक्रिया ऊर्ज रिएक्शन कहलाती है, WURTZ, ऊर्ज रिएक्शन। और यहाँ पे 2 मोल लेते हैं, इसको भी यहाँ पे हम 2 मोल देते हैं। जब अभिक्रिया होती है तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, CH3 बन जाएगा। यानी कि जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो C2H6 बनेगा, यानी कि एल्केन बनेगा। और एल्केन में क्या होगा, तो इथेन, ठीक है, एल्केन में क्या होगा, तो इथेन होगा, यानी आंसर हो जाएगा एथेन। देखिएगा ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन में हमेशा एल्केन का ही निर्माण होता है। और जो भी यहाँ पे एक कार्बन रहेगा तो 2 कार्बन बनेगा, और 2 रहता तो 4 बनता। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं। उत्प्रेरक 20, उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। देखिएगा उत्प्रेरक 20 जो है ना, ये अभिक्रिया की शक्ति को घटा देता है, तो ये नहीं होगा। वर्धक जो है ना, शक्ति को बढ़ा देता है, तो आंसर हो जाएगा बी, उत्प्रेरक वर्धक जो शक्ति को बढ़ा देता है। कह रहा कि अमोनिया गैस में HCl की छड़ ले जाने से क्या होता है, रिएक्शन होगा जी। अमोनिया है और ये इसमें कौन सी छड़ हम ले जा रहे हैं, HCl ले जा रहा है जी, ठीक है। तो HCl ले जाएंगे तो ये अभिक्रिया करके बना लेगा NH4Cl बना लेगा, ठीक है, यानी अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होगा। और इसकी धुआं कैसी होती है जी, कह रहा कि किस प्रकार का भूरा धुआं होगा, कि सफेद धुआं होगा, कि पीला होगा, कि काला होगा। तो ये सफेद धुआं होता है, किसका, अमोनियम क्लोराइड का धुआं सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या अभिक्रिया बनता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, अभी इसके पहले रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है, और सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, यानी NaOH+CaO। जब इसके साथ गर्म करेंगे तो जो मुख्य प्रोडक्ट होता है मीथेन प्राप्त होता है। तो मीथेन प्राप्त होगा, उसके बाद होगा Na2CO3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा क्या, मीथेन गैस, यानी ऑप्शन होगा डी से। अगला क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होता है। यूरिया है, ये फॉर्मूला है NH2CO × NH2। तो सबसे पहले इसका मास निकाल लेंगे, मोलिकुलर मास जिसको बोलते हैं। तो 2 सोडियम है, देखिए 1 और 1 सोडियम 2, और हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। जब इसका मास को हम ऐड करेंगे तो आएगा कितना जी, 14 दूना 28, 4 एकम 4, 12 का 12, 16 का 16, इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 40 ग्राम आएगा, सॉरी 40 नहीं 60 ग्राम आएगा,
60 ग्राम हो जाएगा। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालने का होता है नाइट्रोजन का द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है बटा यूरिया का द्रव्यमान N2CO इंटू NH2 का द्रव्यमान अब 100। तो देखे तो 2 का 2 नाइट्रोजन का 14 और इसका 60 और ये 100 का 100। जब इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है निकल कर आएगा कितना जी, तो इसका कैलकुलेशन कर लेना, आएगा 46.67। इसको जब आप कटाओगे ना तो आएगा 46.67 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। हम कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, कैलकुलेशन तो आप लोग कीजिए। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है, आपको बताना है। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा होता है आपको बता देना है। नाइट्रोजन, हाँ, ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है अम्लीय व क्षारीय और चौथा है उदासीन। आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो है ना लिटमस के प्रति व्यवहार कैसा करता है, व्यवहार कैसा। चलिए जवाब दीजिए इसका। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है उदासीन स्वभाव का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है। कह रहा है कि जैसे आप पढ़े हैं ना समस्थानिक, समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है, प्रोटॉनों की संख्या में अंतर के कारण होता है, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर के कारण, कि परमाणु संख्या में अंतर के कारण, कि नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन के भिन्न संख्या के कारण। कौन से कारण होता है आपको जवाब देना है कि क्यों ऐसा होता है कि समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में कमी होने लगती है। आपको बताना है कि कमी क्यों होती है। याद रखिएगा नाभिक में विद्यमान जो न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसीलिए अलग अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि C2H2 बनाने की प्रायोगिक विधि में, बनाने की प्रायोगिक विधि में NH3H2S, ASH3 और PH3 जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं आपको बताना है। कास्टिक सोडा विलयन में से कह रहा है कि कास्टिक सोडा प्रवाहित करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है हाँ जी, दूसरा ऑप्शन है कि H2O में से, कि कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन से, कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन से। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे रिएक्शन पूर्ण नहीं दिखाया गया है, Fe है और ये CuSO4 से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो कॉपर बना रहा है और FeSO4 बना रहा है। ठीक है बच्चों, FeSO4 बना रहा है। तो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि बताओ इसमें कॉपर क्या हो रहा है, आपको बता देना। कॉपर कह रहा है कि अपचयित होता है, कि ना उपचयित होता है, ना अपचयित होता है, कि उपचयित होता है, कि इनमें से कोई नहीं, आपको बताना। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें क्या होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसमें कॉपर जो है, कॉपर का पूछा है, तो हम देखो इलेक्ट्रॉन, देखिएगा आप बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने का। एक पहला तरीका क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। कॉपर यहाँ, लोहा यहाँ पे मुक्त अवस्था में तो 0 और सल्फेट का -2, तो यहाँ पे कॉपर को हो जाएगा +2। ठीक है, तो यानी इसका 0, ठीक है, इसका होता है -2 सल्फेट का, इसका हो जाएगा +2। यहाँ पे देखिए 0 कॉपर अकेले है तो इसका जो अथी है ऑक्सीडेशन नंबर है 0, सल्फेट का भी -2 और इसका +2। तो देखो यहाँ पे कॉपर में ध्यान दीजिए, कॉपर जो है ना Cu+2 से Cu हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तब ये कॉपर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लेना, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीडेशन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन कहलाता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, अपचयित हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि धातु के शोधन में रिनोड पर, यानी रिनोड का मतलब होता है कैथोड, कैथोड बनाया जाता है शुद्ध धातु का,
शुद्ध धातु तथा अशुद्ध धातु दोनों का, कि अशुद्ध धातु से, कि इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि कैथोड किससे बनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन है कि धातु के शोधन में कैथोड किससे बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, शुद्ध धातु से। ऑप्शन क्या है जी, शुद्ध धातु से। दूसरा ऑप्शन है शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों से। शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों से ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है कि अशुद्ध धातु से, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एनोड जो है शुद्ध धातु का ही बनाया जाता है, एनोड या कैथोड दोनों। अगला क्वेश्चन है कि 10 ग्राम पानी 5 ग्राम CO2 में, कह रहा है कि 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। इसमें अणुओं का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। 2:1, 2:1, ठीक है। 2:1 होगा, कि 22:9 होगा, कि 49:9 होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो बनाने का तरीका देखिएगा क्या होगा। जैसे अगर हम आपको कहें कि H2O का द्रव्यमान निकालिए पानी का, तो कितना होगा, 18 ग्राम होगा। ठीक है, कितना होगा जी, 18 ग्राम। और ये 18 ग्राम जो है ना, यहाँ पे किसके काम करेंगे, तो 1 मोल का। और 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.0 अणु या परमाणु की 2 × 10⁻23, यानी कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O में उपस्थित अणु। तो 18 ग्राम में अणु कितना होगा, 6.022 × 10⁻23, 23 हो जाएगा। तो अगर 1 ग्राम होगा पानी तो कितना होगा अणु, तो 6.022 × 10⁻23 बट्टा 18, इसलिए कितना ग्राम पा रहा है, 10 ग्राम पा रहा है। तो 10 ग्राम होगा तो कितना होगा, तो 10 ग्राम में होगा 6.022 × 10⁻23 बट्टा 18 गुणे 10। तो जब इसको हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो कैलकुलेशन, अच्छा इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी प्रकार से आप CO2 का निकालेंगे। पहले CO2 का द्रव्यमान आप निकालोगे ना, तो CO2 का द्रव्यमान होता है कितना जी, 44 ग्राम होता है। 44 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के। और ये 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 होती है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि 44 ग्राम में कितना अणु, तो इतना। तो इसलिए 44 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में इतना और 4 ग्राम में इतना आपको बता देना। ठीक है, तो चलिए, जब आप दोनों को, इसको समीकरण 1 को जैसे बनाया ना, वैसे ही समीकरण 2 आएगा। और जब दोनों को हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44.9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसके द्वारा दिया, क्या है, E बराबर m बराबर EC², E बराबर mc², कि E बराबर CE, कि E बराबर mc। तो B बराबर, इसका ऑप्शन जो है B सही होगा, E बराबर mc² होगा, यानी ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है कि पानी में अस्थायी कठोरता के कारण क्या है। तो पानी में अस्थायी कठोरता के कारण क्या, आप जैसे पढ़े हैं कि पानी में 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी। तो अस्थायी के कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट NaCl, की कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की किसी भी प्रकार के लवण। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट जब घुलते हैं तो ऐसी समस्या होती है कि जल में अस्थायी कठोरता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 16 मिली हाइड्रोजन के मिश्रण में इतना समय सेकंड लगता है, तो उसी समय में SO2 के मिश्रण का आयतन क्या होगा आपको बताना है। देखिएगा, अगर H2 के लिए हम देखें, यहाँ पे 2 गैस है, H2 है और SO2। ठीक है, तो देखो आयतन दिया है कितना, तो आयतन दिया है कितना, तो 16 ml दिया है। और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है T1 है 100 सेकंड, 100 सेकंड। अगर हम इसका मास निकाला इसका, तो MH का तो आएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन है। अब SO2 में आइए, SO2 में कह रहा है कि V2 आप ज्ञात करो, V2 आप ज्ञात करो और V2 ज्ञात करो। ठीक है, V2 ज्ञात करो और T2 का मान भी रहता है 100, उतना ही सेकंड दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम इसका मास निकाले ना, M2 निकाले SO2 का, तो इसका होता है 32 और इसका भी हो जाएगा 16 दूना 32, 32 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि R1/R2 बराबर होता है M2/M1 होता है। ठीक है, रूट अंडर
और ये भी जानते हैं हम कि R बराबर V बाई टी होता है। तो चलिए अब इसको हम अगर फॉर्मुलाइज करें हम, तो R1 को हम लिख सकते हैं V1, ठीक है, और इस V1 T2, और यहाँ पे लिख सकते हैं V2 T1, ठीक है। और यहाँ पे M S2 की जगह M2 की जगह पर SO2, और यहाँ पे M1 की जगह पर S2, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो T1 से T1 खत्म। V1 का मान कितना था जी, तो 16 था। V2 का मान नहीं मालूम है, इसका SO2 का मान आया था 64, और ये है S2 का मान घटाओगे आप तो 32 होगा। अब आपके पास तरीका क्या है, इस 16 बट्टा V2 और ये 32 का वर्गमूल निकालो, ये रूट अंडर 32 है, तो 32 का वर्गमूल निकाल करके आप हल कर दो। तो आप जब V2 निकालोगे तो V2 का वैल्यू आ जाएगा 2.828 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक गैस का दिया गया द्रव्यमान का आयतन इतना स्थान घेरती है जब गैस पर एक वायुमंडलीय दाब तथा इतना ताप है, तो कह रहा है कि 77 और इतना पर इसका गैस का आयतन क्या होगा, आपको बताना है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एमंटन लॉ तीनों को सम्मिलित कर दिया। अब कह रहा है कि बताओ क्या होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे V1 है कितना, तो V1 है 400 CM3, इसको ml भी लिख सकते हो। कह रहा है कि V2 निकालो, ठीक है। P1 दिया है वायुमंडलीय दाब ATM दिया है वायुमंडलीय दाब, और P2 दिया है कितना 1.25 ATM, 1 ठीक है। अब उसके बाद से T1 का मान देखो 7 डिग्री सेल्सियस है, तो 7 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना रहता है, तो 273 से आप कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 280 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब T2 का मान कितना है, तो T2 का मान है 77 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलोगे तो 77 आप प्लस 273, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 350 केल्विन आएगा। और हम समीकरण जानते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के दोनों के सम्मिलित रूप को P1 V1 बाई T1 और P2 V2 बाई T2। तो चलिए P1 का मान रखो एक वायुमंडलीय दाब था यहाँ पे, तो 1 कर देना है, तो 1 गुणे V1 कितना है 400, T1 का मान है 280, P2 का मान है 1.25, और V2 का मान नहीं मालूम है, और T2 का मान है 350। तो जब हम V2 निकालेंगे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 400 CM3, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये 400 CM3 हो जाएगा, 400 CM3 हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आपका ये केमिस्ट्री जो होता है समाप्त हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।